नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभ और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी बाय शुभ। दोस्तों, आज की कहानी मुझे मेरे गांव के दोस्त ने बताई है, जो मुझे काफी डरावनी लगी। तो मुझे लगा कि ये कहानी तो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को तो जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, आप भी अपनी कहानी मुझे स्क्रीन पर आ रहे जीमेल या इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में अपना नाम और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो वो कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच जो होता है वो कुछ टाइम के लिए अच्छा होता है। कुछ उधार के पैर होते हैं, वो जिसके साथ आप बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकते। आज का जो रियल इंसिडेंट है ये हमें अमित सैनवाल ने बताया है। अमित, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि यह इंसिडेंट उनके दोस्त के चाचा के साथ हुआ था, आज से 25 से 30 साल पहले। इस इंसिडेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, अगर आप खुद से सीखना चाहो तो। अमित ने बताया, उनके दोस्त ने एक दिन उनके साथ ये जो पूरी घटना थी शेयर की, लेकिन अमित ने यह बोला कि मैं अपने दोस्त का नाम आपको नहीं बताऊंगा। उनके दोस्त के चाचा का नाम आशीष है और पूरा जो इंसिडेंट हुआ वो आशीष के साथ ही हुआ था। अमित झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त के जो चाचा हैं आशीष, वो झांसी से 10 किलोमीटर आगे बॉर्डर लगता है। कहीं पर वहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम भी हिडन रखना पड़ेगा, लेकिन वहां पर गुड़ जो होता है, जो मीठा गुड़ होता है, वो बहुत पूरे क्वालिटी का मिलते हैं। उन्होंने मुझे बताया, इस पूरे इंसिडेंट में आप कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे जो आपको बहुत ज्यादा दहला देने वाली है। तो चलिए, वक्त ना जाया करते हुए सीधा कहानी की ओर चलते हैं। बात है 30 साल पहले की, जब आशीष अपनी फैमिली के साथ एक गांव में रहा करते थे और उस गांव में वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। पेशे से जो उनका काम है वो है एक हवलदार का है। रात में वो अपनी पुलिस ड्यूटी निभाते हैं और दिन में अपना एग्रीकल्चर का पूरा काम संभालते हैं। तो उनके जो बेटे आशीष है वो दिन में अपनी पढ़ाई करते थे और रात को वो जब उनके पापा पुलिस की ड्यूटी देने जाते थे तो रात को वो अपना पूरा खेत का काम संभाले थे। उनके पापा के एक दोस्त थे जिनका नाम था राजू। राजू भैया का एक लड़का था जिनका नाम था विमल, जो कि आशीष का बहुत अच्छा दोस्त था। ये साथ उठते बैठते थे, एक खाते पीते थे और ड्रिंक वगैरह भी किया करते थे और रात को दोनों खेती एक साथ संभालना करते थे। कहने को तो आशीष जो था वो जमींदार का लड़का था। जैसे कि आपने सुना कि राजू जो थे उनके पापा के दोस्त थे और उनका बेटा विमल था, तो विमल उनके नीचे आया करता था। और दोनों ही दोस्त जो थे कभी एग्रीकल्चर में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। दोनों दोस्तों के सपने थे कि यार हम कुछ बिजनेस डालते हैं। और शायद उस टाइम भी जनरेशन ऐसी थी जैसे आज जनरेशन है, कि हमेशा दिमाग में यही होता है कि यार हमें ये नहीं करना जो हमारा फैमिली बिजनेस है, कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग ऐसा चीज अपनी पहचान बने। तो दोनों हमेशा इसी चीज में लगे रहते थे कि कहीं ना कहीं बिजनेस सेटल्ड हो जाए। दोनों ने अपने पापा के कहने पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे फॉर्म भी भरे थे, लेकिन कभी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो एक दिन की बात है, जब आशीष अपने खेत में काम कर रहा था और विमल अचानक से उसके पास आके बोलते हैं, आशीष टेंशन मत ले भाई, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमारे पास इतना पैसा होगा ना, इतना पैसा होगा कि तू जहां बोलेंगे ना वहां बिजनेस खोलेंगे। और चिंता मत कर, अगर मैंने अपना भी बिजनेस खोला ना तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। ये चीज सुनकर आशीष थोड़ा सा दंग रह गया कि मतलब मेरे अंडर काम करने वाला इंसान मुझे ये चीज बोल रहा है कि ये मेरा बिजनेस खुलवा देगा। तो आशीष भी उससे मजे लेते हुए बोलता है, हाँ हाँ विमल, क्यों नहीं भाई, मैं तो चाहूंगा यार तू आगे बढ़, और हम तो वैसे ही तेरे आगे गरीब आदमी हैं, तो हमारी भी मदद कर दियो अगर तेरे पास पैसे आजते तो विमल हंसता और वहां से मुस्कुरा के दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। 3 दिन बाद आशीष देखता है कि विमल जो खेत में लेट आया है। तो आशीष विमल से बोलता है, हाँ भाई क्या बात है, आजकल काम करने का मन नहीं कर रहा है क्या? 2 घंटे लेट आ रहा है। तो विमल अचानक से आशीष को बोलता है, ये देख सोने की अंगूठी, और वो आशीष को एक सोने की अंगूठी दिखाते हैं। सोने की अंगूठी देख रहा आशीष पागल हो जाते हैं। इसके पास सोने की अंगूठी? आशीष बोलता है, मजाक कर रहा है, कोई पानी वाणी चढ़वा लिया होगा चांदी की अंगूठी पे। तो आशीष बोलता है, एक बार दिखा जरा। तो
विमल उसके हाथ में जब सोने की अंगूठी दिखाते हैं, आशीष देखकर अचंभित रह जाते हैं कि वो सीरियसली सोने की अंगूठी थी। तो अचानक से आशीष विमल से बोलता है, सच सच बता दे, अंगूठी तेरे पास कहां से आई? कहीं तूने चोरी वोरी तो नहीं की? वो बोलता है, ओह भाई, मैंने 3-4 दिन पहले बोला था ना कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। मैंने एक छोटी जगह पे इन्वेस्ट करा है, किसी बिजनेस में पैसे लगाए मैंने, टाइम आने पे बताऊंगा। फिलहाल चल पार्टी करने चलते हैं। उस दिन तो ये पार्टी करने नहीं जा पाते, लेकिन 3-4 दिन बाद विमल और आशीष के सारे दोस्त जीतने भी हैं। ये सब मिलते हैं, कम से कम 8 से 10 दोस्त मिलते हैं और ये अच्छी खासा खाते पीते हैं, पूरी रात एंजॉय करते हैं। और सब बिल देने की बारी आती है तो विमल एकदम से बोलता है, भाई पैसे मैं दूंगा, अगर तुम सही में मुझे दोस्त मानते हो ना तो आज पैसे मैं दूंगा। और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि जैसे इसकी कोई लॉटरी तो नहीं निकल गई। आशीष इस चीज को बहुत ऑब्जर्व कर रहा होता है कि भाई जब से इसके पास पैसा आया ना, ये ना तो खेत पे आ रहा है, ये पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। आशीष उस टाइम इसे कुछ भी नहीं बोलता। ये सब कुछ खाते पीते हैं, अपना बढ़िया सब एंजॉय करते हैं और उसके बाद ये वहां से निकल जाते हैं। सारा बिल विमल पे करता है। अब आशीष के दिमाग में चल रहा होता है जैसे आपके दिमाग में चल रहा है कि यार विमल के पास पैसे आए कहां से? ये विमल ऐसा कर क्या रहा था? 3 दिन बाद इनके गांव के आसपास एक नहर थी। विमल और आशीष वहां पर बैठ के सूटा लगा रहे थे। तो आशीष एकदम से बोलता है, विमल सच सच बता, तू ऐसा क्या कर रहा है भाई कि तेरे पास इतना पैसा आ रहा है? यार तू जब भी कहीं भी जाता है 500 का नोट निकाल देता है। तो उस टाइम पर जो 500 का नोट पुराना वाला था, जो अभी बंद हो चुका, वो चला करता था। तो विमल बोलता है कि भाई देख, मैंने एक छोटा मोटा बिजनेस डाला है, अभी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा पैसा निकल रहा है, लेकिन कभी कभार अप एंड डाउन भी होता है। तो अभी तो मुझसे मत पूछ, मैं तेरे को जरूर बताऊंगा। ऐसा करके वो आशीष का दिमाग घुमा देता है। विमल और आशीष घूमने के लिए निकल जाते हैं और आगे जब ये घूम के आते हैं तो आशीष के दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा होता है कि यार इस बंदे के पास पैसे आ कहां से रहे हैं। 4-5 दिन बाद की बात है, जब खेत के पास आशीष काम करके अपने घर की ओर जाने को होता है तो ये देखते हैं विमल के हाथ में एक लैंप होता है और वो लेकर विमल श्मशान की ओर जा रहा है। और आशीष का दिमाग अजीब सा हो जाता है कि भाई ये आज भी नहीं आया खेत में और ये बंदा जा कहां रहा है। तो ये विमल का धीरे धीरे पीछा करने लग जाता है। वो विमल के पीछे पीछे जाता है। फिर वो शमशान पहुंच जाते हैं और आशीष पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है कि श्मशान के पास एक तांत्रिक बैठा हुआ है जो बहुत देर से भस्म मार रहा है किसी चीज में। वहां पर एक यज्ञ कुंड बना हुआ है और उसमें भस्म मारे जा रहा है। आशीष का दिमाग बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं कि अब मुझे पता चला ये तो साला काला जादू कर रहे हैं या कोई ऐसी विद्या प्राप्त कर रहा है जो इसको अमीर बना रही है। और आशीष सोचता है कि मुझे भी पैसा चाहिए और आशीष के पापा हैं वो पुलिस में हैं, तो वो उसे पैसा देते नहीं थे। तो इसके दिमाग में ये चलता है, इस शमशान के जो तांत्रिक है, मुझे भी इससे कुछ ना कुछ सीखना है। तो जब विमल वहां से जा रहा होता है तो फटाफट से आशीष विमल को पकड़ लेता है। जब वो वहां से जा रहा होता है फिर आशीष विमल से कहता है, साले सच सच बता, पूरे गांव में बता दूंगा, काला जादू कर रहा है और पता नहीं कितनों की मौत करी होगी काला जादू से तूने। तो विमल पीछे देखता है तो तांत्रिक अपनी आंख बंद करके अपनी विंध्या में लगा होता है। ये बोलता है, आशीष मेरे साथ आ, अभी कुछ मत बोलियो। तो विमल आशीष को साइड में लेके जाता है, कम से कम 10 मीटर दूर, और वहां पे ले जाके बोलता है, सुन भाई, बड़ी मुश्किल से तांत्रिक मुझे मिला है और इसने मुझे एक यक्षिणी सिद्ध करवाई है। यक्षिणी अगर आप नहीं जानते, एक ऐसी एंटिटी जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने में आपकी मदद करती है और जो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी बता सकती है। बहुत सारे इंडिया में जो बाबा है, उन्होंने क्लेम किया जाता है कि उनके पास एक यक्षिणी है जो पर्चा पढ़कर सारी आपकी एक्टिविटी बता देती है। उनके कान में कोई चीज बताई जाती है यक्षिणी के थ्रू, यक्षिणी की सिद्धि होती है। आशीष इस चीज को सुनने के बाद दंग रह जाता है कि यक्षिणी सिद्ध कर रखी है। वो बोलता है, भाई मुझे भी करनी है यक्षिणी सिद्ध। तो विमल बोलता है, सुन अभी तो ये जा रहे हैं, इनको जाने दे यहां से,
क्योंकि अभी एकदम से तू बीच में कूदेगा ना तो ये पक्का कोई ना कोई श्राप दे देंगे। एक काम कर, जब 7-8 दिन बाद ये दोबारा आएंगे ना तो मैं तेरे को इनसे मिलवा दूंगा। आशीष के मन में यही चल रहा होता है। ये विमल मेरे को इनसे मिलवाने से रहा। 7-8 दिन बाद इस तांत्रिक को मैं खुद पकड़ूंगा। अब ये दोनों चले जाते हैं और विमल और इनके बीच में डिस्प्यूट तो हो ही गया है कि भाई तेरे को अगर पता था तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा करवा देता। तू पैसे खर्च रहा है पर मेरे को नहीं बता रहा कि तू सिद्धि प्राप्त करके बैठा हुआ है या तांत्रिक ने तेरे को ऐसे सिद्धि करवाई है। सारी चीजें सही चल रही थीं। अब आशीष जो है वो डेली श्मशान में आके देखता है कि तांत्रिक आज आया है या नहीं, और इसकी विमल पे नजर भी थी आशीष की कि ये बंदा कैसे ना कैसे पकड़ा जाए दोबारा तांत्रिक के पास जाता हुआ, क्योंकि तांत्रिक काफी टाइम से आशीष को मिल नहीं रहा होता। एग्जैक्ट 7वें दिन बाद उसी शमशान में वो तांत्रिक वहां पर अपनी पूजा पाठ करने दोबारा आते हैं। आशीष जैसे ही देखता है कि तांत्रिक आ गया, आशीष के दिमाग में चलता है कि भाई यही सही टाइम है। इससे पहले ये अपने गहरे ज्ञान में चले जाए, उससे पहले इन्हें फटाफट में पहुंच के मिलके बता देता हूं कि मुझे भी सिद्धि प्राप्त करनी है। आशीष फटाफट वहां पे जाते हैं और तांत्रिक जी के पैरों में पड़ जाते हैं कि प्लीज मुझे भी ये सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे भी यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करवा दो। तो तांत्रिक के दिमाग में ये तो होता नहीं कि विमल ने बताया है, लेकिन एग्जैक्टली उनको आइडिया लग जाता है कि अच्छा, विमल से ये पेट में राज रहा नहीं गया। वो बोलते हैं, ठीक है आशीष, अगर तुम्हें ये विद्या चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी। मैं तुम्हें कुछ मंत्र बताऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा देख कर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूजा पाठ 10 दिन की होगी, जब तुम्हें मंत्र जाप करने होंगे, और 5वें दिन के बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से तुम इस साधना को छोड़ दो। लेकिन अगर तुमने इस साधना को छोड़ा तो तुम्हारी मौत हो सकती है। अब ये सुनने के बाद आशीष बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन दिमाग में सोचता है कि मेरे को कैसे ना कैसे बस वो सिद्धि चाहिए, मुझे यक्षिणी चाहिए, मुझे भी पैसे कमाने हैं। फिर वो बोलता है, जो आप बोलोगे तांत्रिक जी, मैं वो करूंगा। आप अंगूठा मांगो, हाथ मांगो, मेरा जीव मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा, मुझे बस अमीर होना है कैसे भी। तांत्रिक ये सब देखने के बाद एक प्यारी सी स्माइल देते हैं और उसके कान में कुछ मंत्र बोलते हैं। बोलता है, रोज इस पीपल के पेड़ के पास तेरे को आना है, जो तू देख रहा है ना शमशान के पीछे। तो आशीष बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और आशीष पूरा प्रिपेयर होके अगली रात को वहां पर पहुंच जाता है। पीपल के पेड़ के सामने बैठकर वो अपनी सारी मंत्र पाठ पूजा शुरू कर देता है। 2 घंटे निकलते हैं और ये घर आ जाते हैं, वहां पे सो जाता है। इसके घर वालों को तो यही लग रहा होता है कि ये रात को खेती बाड़ी करने जाते हैं, लेकिन खेती बाड़ी के साइड में ये सारे काम कर रहा होता है। एग्जैक्ट 5वें दिन बाद जब ये मांस और मदिरा वहां पे रखता है पेड़ के सामने, इसको अजीब सी एक आवाज आती है, जैसे कोई कान में बोल के गया है कि आशीष, अगर 10 दिन तक तुम ऐसे करते रहे तो तुम मुझे सिद्ध कर लोगे। और आशीष का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एकदम से इतना हाई हो जाता है कि मैं बहुत करीब हूं, मैं सोच रहा था कि ये होगा या मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत करीब हूं। और जैसे आशीष घर पे वापस आता है, घर पे आने के बाद वो देखता है मम्मी पापा सब सो रहे हैं, ये भी सो जाता है। अगले दिन से इसके साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अगले दिन रात को 2-3 बजे के बीच में इसको एकदम से इसके कमरे में बहुत ज्यादा बदबू आनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई इंसान को मारकर फेंक दिया हो। बदबू से इसकी जब आंख खुलती है तो ये अपने वॉशरूम में जाके देखता है, वॉशरूम में 2 चूहे मरे होते हैं और दोनों चूहों की गर्दन नहीं होती। तो ये फटाफट से अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी, हमारे घर में शायद बिल्ली आ गई है, और देखो चूहों को उसने बीच में से फाड़ के फेंक रखे हैं। इसकी मम्मी चारों तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि यार बिल्ली कहां से आ गई, मतलब कि ऐसा तो कभी हमारे घर में हुआ ही नहीं कि बंद घर में बिल्ली आ गई हो, लेकिन ठीक है, जानवर है, कहीं से आ गई होगी। तो अब ये लोग चूहों को उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो चूहे जहां मिले थे वो लोकेशन थी वॉशरूम, और वो बंद था। इनके दिमाग में चलता है, ठीक है, हो गया होगा। उसके बाद जब ये उस साधना को कंप्लीट करने वाला होता है, 2 दिन बाद इसको फिर एक दोबारा इशारा मिलता है। रात के 3 बजे अचानक से आशीष को कौए की काय काय की आवाज सुनाई देती है।
जैसे कोई बहुत ज्यादा एकदम से कौवे उसके घर के आसपास आ गए हैं। तो इसकी जब रात को 3 बजे आंख खुलती है तो ये देखता है कि घर के आसपास कम से कम 50 से 100 कौवे इनके घर के आसपास आके बैठ गए हैं और काय 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 करे जा रहे हैं। ये अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी हमारे घर में एकदम से कौवे कहां से आ गए? तो बोलते ही हमारे घर में नहीं है, ये हमारे घर की छत पे बैठे हैं। तो जब इनकी मम्मी और ये ऊपर जाके देखते हैं तब तक वहां कोई भी कौवा नहीं था। वो इतनी कौवों की आवाज कहां से आ रही थी इन्हें पता ही नहीं चला। उसके बाद आती है वो रात जिसका आशीष को था बुरी तरीके से इंतजार। वो 10वीं रात और ये वहां पर बैठ के साधना कर रहा होता है। एग्जैक्ट रात के 12 बजे एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की पीपल के पेड़ के पीछे से निकल के आती है और बोलती है, आशीष तुम्हारी साधना पूरी हुई, तुमने मुझे पा लिया। आशीष जैसे मगन हो गया था, उसको देखकर बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गया था और आशीष के दिमाग में चल रहा होता है, या तो मैं यशनी को पालूं या इसके साथ मुझे संभोग करने को मिल जाए। फिर उसके दिमाग में आता है, नहीं यार ऐसा कुछ दिमाग मत लाना, तुझे को पैसे कमाने हैं। फिर यक्षिणी बोलती है, मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगने हैं? तो वो बोलता है, मैं आपसे बहुत सारा पैसा चाहता हूं, मुझे अपना बिजनेस ओपन करना है, मुझे किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है। यक्षिणी उसे बोलती है, तुम अगर मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगी। मैं तुम्हारे लिए उस इच्छा को पूरी करूंगी और तुम मेरे लिए उस इच्छा को पूरा करना। आशीष लालच में इतना पागल हो रखा होता है, सीधा बोल देता है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बस मुझे अमीर बना दे। फिर यक्षिणी मान जाती है और उसे कहती है, कल रात के 3 बजे तक तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। आशीष अपने घर आ जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले दिन अपनी खेत पे जाते हैं और सारा काम करके 2:30 बजे वापस आता है। 3 बजे एग्जैक्ट यक्षिणी उसके सामने प्रकट होती है और उसके हाथ में सीधा 500 की गड्डी रख देती है और अगले 3-4 दिन तक यही होता रहता है। इतने में 4-5 दिन के बाद आशीष अपना बिजनेस ओपन कर लेता है, सालियों का, जो घर के कंस्ट्रक्शन में उसे होत है। इसका काम बिल्कुल चलने लग जाता है। अचानक से पूरा गांव देख रहा होता है कि भाई ये हो क्या रहा है कि एकदम से ये लड़का इतने पैसे कहां से ले आया। पहले विमल और अब भाई आशीष। लेकिन विमल और आशीष की आपस में बात नहीं हो रही होती। जब इनका सब कुछ चल रहा होता है, 7-8 दिन बाद वो यक्षिणी आशीष के सामने प्रकट होती है और बोलती है कि अब मेरी इच्छा मांगने का वक्त आ गया है। आशीष थोड़ा तो घबराता है और बोलता है कि बोलो आपकी क्या इच्छा है? तो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ संभोग करना है। ये सुनने के बाद आपके भी वैसे कान खड़े हो गए होंगे जैसे आशीष के कान खड़े हो गए थे। आशीष के दिमाग में जो चीज पहले दिन इसे देख के आई थी, आज वो दोबारा एकदम से आग की तरह फट के आई कि इससे ज्यादा खूबसूरत ख्वाहिश मेरे लिए क्या होगी। इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मेरे साथ संभोग करना चाहती है। और उस रात पहली बार ये दोनों करीब आए थे। ये दोनों करीब आए, इनके बीच में वो सब कुछ हुआ जो एक मैरिड कपल के बीच में होता है। ये सब कुछ होने के बाद आशीष जो था वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा था ना कि उससे ज्यादा पावरफुल इंसान कोई भी नहीं है। मतलब आशीष की बॉडी में इतनी शक्ति आ गई थी कि वो एक ट्रक को अपने हाथ से उठा देगा और उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसके पास पैसे थे, उसके पास पावर थी। हर 2 दिन में आशीष और उसी यक्षिणी के बीच में शारीरिक संबंध हुआ करता था। हर 2 दिन में आशीष अपने आप को इतना स्ट्रांग पावरफुल पाता था कि वो चाहे ना तो 10 इंसानों को एक साथ पिट दे। ऐसी चीजें चलती रहती है। बात है 7-8 दिन बाद की जब दोबारा वो आशीष के सामने आती और ये दोनों संभोग कर रहे थे। इतने में रात के 2 से 3 के बीच में अचानक से विमल का फोन आता है और आशीष देखना होता है और उसकी नजरों में जो घमंड होता है कि अब मैं इसे बताऊंगा कि जिस यक्षिणी को ये पाके बैठा था वो अब मेरे पास है। ये एकदम से फोन उठाता है संभोग करते करते और स्पीकर पे रखता है। तो वहां से विमल की एक आवाज आती है, भाई आशीष वो कोई यक्षिणी नहीं है, वो डायन है। और डायन सुनते ही जैसे एकदम से आशीष की जीभ वहां पर जम गई, दांत बिल्कुल एकदम से पिस गए कि डायन और वो जो यक्षिणी उसके ऊपर बैठी थी, जो उसके नेक पे बाइट कर रही थी, कभी लिप्स काट रही थी, कभी उसकी नेक पे बाइट कर रही थी, कभी बाइट कर रही थी। उसके एकदम से हंसी निकलती है, जैसे चुड़ैलों की हंसी नहीं होती वैसे ऐसी एकदम उसके मुंह से निकलती है। और आशीष बिल्कुल वहां जमा का जमा रह जाता है।
वो डायन इतनी भयानक थी कि आशीष ने जब पहली बार डायन को देखा तो वो वहां पर बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो नॉर्मल है। हाँ, उसने टॉयलेट कर रखा था और कुछ बिस्तरों को गंदा कर रखा था। उसने अपने आप को संभाला। 2 दिन तक आशीष अपने घर से बाहर नहीं गया। वो अपने बिस्तर के नीचे छुप के रहता था। वो उस डायन से इतना ज्यादा डर गया था और 2 दिन बाद पता चला कि विमल जो है, जिसका फोन आया था, उसके पापा की डेथ हो गई और विमल अपना पूरा घर बार यहां से बंद करके भाग गया है। अब सिर्फ इसके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे बोलूं। लेकिन बोलते हैं ना कि कोई चीज अगर आपके पास आई है तो इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। तीसरी रात जब विमल 2 रातों से सो ही नहीं रहा होता, तीसरी रात जब ये सोने की कोशिश करता है तो वो यक्षिणी उसके बगल में लेट हुई मिलती है। ये देखकर वो बुरी तरीके से कांप जाता है। वो यक्षिणी नहीं थी, वो डायन के रूप में थी और वो बोलती है कि तूने मेरी पहली इच्छा तो पूरी कर दी संभोग करके, अब मेरी दूसरी इच्छा पूरी नहीं की ना तो अगले 2 दिन में तेरी मौत हो जाएगी। ये घबराते घबराते बोलता है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, बस मुझे अपनी इच्छा बता दो। डायना आशीष को बोलती है कि तेरे घर के बगल में एक औरत रहती है जिसका 8वां महीना लगा हुआ है। तो आशीष बोलता है, हाँ मैं जानता हूं उन्हें। वो बोलती है कि तेरे पास कल तक का वक्त है, उसके पेट में पल रहा वो बच्चा मुझे लाके दे दे। अगर तूने उस बच्चे को ला दिया ना तो मेज तुझे कुछ भी नहीं करूंगी। अगर तू उस बच्चे को कल तक नहीं लाया तो उस बच्चे को तो कल मैं निकाल ही लूंगी शाम को उसके पेट से, लेकिन अगला मरने का नंबर तेरा होगा। ये सुनने के बाद आशीष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसने सोच लिया था कि भाई मैं अब मरूंगा, क्योंकि ये काम वो तो कर सकता नहीं था। लेकिन उस डायन का कहना था कल शाम तक वो उस बच्चे को उसके पेट से निकाल लेगी, लेकिन आशीष अगर निकाल के लाएगा तो आशीष बच जाएगा, वरना 2-3 दिन के बाद आशीष की मौत पक्की है। आशीष बस अपने आप को समझा के बैठा था कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो डायन झूठ बोल रही है। और जब वो बच्चा नहीं लेके आता तो अचानक से अगले शाम को आशीष को बगल वाले घर से चिल्ला चिल्ला कर रोने की आवाजें आती है कि हाय मर गई, हाय मर गई, बच्चा कहां गया, बच्चा कहां गया। और आशीष एकदम से डर जाता है सुन के कि कहीं जो डायन ने बोला था वो सच तो नहीं हो गया। और पूरा मोहल्ले में अफवाह उड़ गई कि जो साइड में फीमेल थी जिसके पेट में बच्चा था, उसके पेट पर काटने के निशान थे, इतनी बुरी तरीके से नाखून मारे हुए थे, और उसकी जो मौत हुई थी वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से नहीं हुई थी। आशीष सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और आशीष के पास कोई चारा नहीं था। वो अपने पापा को जाके सब सच बता देता है कि मुझसे ऐसे ऐसे गलती हो गई, मैं शमशान में गया और मैंने ऐसे ऐसे जो है एक तांत्रिक के पास जाके ऐसे कर लिया, मैंने उससे सिद्ध कर लिया। वो डायन थी, उसके पापा ने उसे इतना मारा कि उसके पूरे शरीर पे हरे पीले नीले बेल्ट के निशान थे। बहुत बुरी तरीके से मारा था। उसके बाद अब आते सल्यूशन की तरफ। उन्होंने एक तांत्रिक को फोन करा जिनको वो जानते थे, बहुत सिद्ध तांत्रिक था। तांत्रिक आते हैं और तांत्रिक सीधा उसकी तरफ देखते हैं जो आशीष बैठा होता है, और तांत्रिक बोलता है कि ये तो अपने साथ बहुत बड़ी शक्ति को लेकर घूम रहे हैं, वो जो डायन है वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। तो आशीष के घर वाले बोलते हैं कि ऐसे कैसे बता रहे हो आप। तांत्रिक बोलता है, तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिख रहा है, मुझे वो सिर्फ मरने की कगार पे दिख रहा है, जाओ इसका चेकअप करवाओ हॉस्पिटल में। तो ये फटाफट से गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इसके टेस्ट वगैरह करवाते हैं। जब शाम को रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर बोलते हैं 2 महीने में आपका लड़का मरने वाला है, इसके अंदर तो हीमोग्लोबिन ब्लड सब कुछ खत्म हो चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर इसका टाइम पे मेडिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो 2 महीने के अंदर आपका लड़का खत्म हो जाएगा। तो मतलब अभी तक चल क्या रहा था? जो आशीष अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहा था वो एक छल था। वो डायन की पूरी बनाई इमेजिनेशन दुनिया में रह रहा था, जो उसको खुद नहीं पता था। वो अंदर से खत्म हो चुका था, 2 महीने में मरने वाला था। डॉक्टर ने बोला अगर इसको पूरी तरीके से पौष्टिक आहार नहीं मिला तो ये खत्म हो जाएगा। फैमिली सोचती है कैसे ना कैसे पहले अपने बच्चे को बचाने हैं। ये फटाफट से पंडित जी के पास आते हैं और पंडित जी को आके बोलते हैं कि हमारे बच्चे को बचा लो। पंडित जी ध्यान लगाते हैं
और बोलते हैं कि कल पूर्णिमा की रात है। और पूर्णिमा की रात महायज्ञ होगा और उस महायज्ञ के दौरान आपका लड़का बहुत तड़पेगा, वो बहुत चिल्लाएगा, लेकिन आपको अपने लड़के को बांध के रखना है। अगले दिन महायज्ञ शुरू होते हैं और पूरा मोहल्ला जो अपने घर के बाहर खड़ा हो गया देख रहा होता है। वो होता है ना मौत का तांडव। जैसे जैसे वहां पर पंडित यज्ञ में आहुति मारते हैं और यहां पर बुरी तरीके से आशीष चिल्लाना शुरू, और जैसे जैसे चिल्लाना शुरू वैसे वैसे इसकी बॉडी पर फोड़े निकलना शुरू, पस आना शुरू, खून बहना शुरू। परिवार वाले बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो तो इसके पापा पुलिस में थे, तो एकदम से वो क्या करते हैं, पूरा रुमाल हाथ में लेके इसके मुंह में भर देते हैं, जैसे कि क्रिमिनल के साथ होता है ना कि मुंह में रुमाल भर के पीटते हैं। बुरी तरीके से तो आवाज नहीं निकलनी चाहिए। फोड़े फूट रहे हैं, खून निकल रहे हैं, पस गिर रहा है, वहां महायज्ञ चल रहा है। कम से कम 3-4 घंटे महायज्ञ चलता है। उसके बाद जो आशीष होता है वो वहां पर बेहोश हो जाता है। पंडित जी उठ के आते हैं, बोलते हैं कि फिलहाल ये जो डायन है इसे मैंने यहां से भेज दिया है। जितनी जल्दी हो सके अब आप इस पूरे शहर को छोड़ के यहां से चले जाओ। आपके लड़के की जान बच चुकी है, लेकिन इसके जो कर्म थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि इसको हम मुक्त करा कर दें। और बाद में जब ये पता करते हैं तो जो विमल था, जिसने एक्चुअली में वो यक्षिणी सिद्ध कर रखी थी, उसके पापा की डेथ हुई थी। उस यक्षिणी ने पहले तो विमल से डिमांड की थी कि हमें मांस चाहिए, तो विमल जानवर उठा उठा के उस यक्षिणी को देता था। फिर एक दिन बोली कि मुझे तेरी बलि चाहिए, या तो तेरी या खानदान में से किसी की। तो विमल ने अपने पिताजी को कुर्बान कर दिया और पूरा शहर छोड़ के भाग गया। अब जब ये खबर बाहर आ गई कि आशीष ने ऐसे ऐसे डायन सिद्ध कर रखी थी, तो आसपास के जितने कनेक्शन है, रिश्तेदारों ने सबने कनेक्शन तोड़ दिए। अब हालांकि आशीष सेफ है। पंडित जी ने उनके मुंह पर बोला कि इतनी जल्दी आपको मुक्ति नहीं मिलेंगे। सारी चीजों से उसके पापा परेशान थे, क्योंकि उसके पापा पुलिस में थे और वो ये देख रहे थे कि साला अब समझ में आया, ये डायन इसका पैसे ला ला के देती थी। गांव में चोरी के केसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, और वो अपने बच्चे पे कभी नजर नहीं दे पाए, क्योंकि गांव में चोरी के किस्से इतने ज्यादा बढ़ रहे थे। पहले तो पैसे मिल रहे थे विमल को, फिर पैसे मिल रहे थे आशीष को, और उसके पापा रात रात बड़े टेंशन में घूम रहे कि ऐसे गांव में कौन सा चोर आ गया, क्योंकि वो जो डायन थी, इनके पैसे मांगने पर वो घरों में से 500 की जितने भी गंडियां होती थीं, वो सब खींच के इनके हाथ में लाके दे देती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी सुननी है तो बाएं वाले वीडियो पे क्लिक करिए, और अगर आपको डरावने फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी सुननी है तो दाएं वाले वीडियो पर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था, अब उनका नाम मैं लेता हूं। राकेश बेहरा ओडिशा से, विशाल सागर कोबा से, सचिन यादव तनखेरा से, रोशन यादव दिल्ली से, सुभाष कुमार दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।